सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी का सप्रेम नमस्कार। बुआ जी आपको भी नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नमस्कार सखी सहेली कार्यक्रम में। नमस्कार नमस्कार। और हमारे सभी श्रोताओं का, हमारे जितने बच्चे कार्यक्रम सुन रहे हैं, बिटियां हैं, बहुरियां हैं, बेटे लोग हैं, उन सभी को हमारा प्यार, आशीर्वाद और सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। बिल्कुल प्यार और आशीर्वाद की जरूरत ना बुआ जी हमेशा रहती है और जब ये मिल जाता है तो जीवन बड़ा आसान हो जाता है और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा ही हमारे काम आता है। इसलिए हम बुआ जी को अपने साथ लाते हैं ताकि उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। अब देखो यही होता है ना, एक उम्र के बाद बच्चे जो है ना वो बुआ जी लोगों को लाते हैं। पहले बुआ जी लाती थी इनको हाथ पकड़ के, मंजू बिटिया को, अब मंजू बिटिया हमारा हाथ पकड़ के लाने लगी। यही होता है, जो उम्र जब बढ़ती है तो हम फिर बच्चे बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आज के कार्यक्रम में कुछ जो विशेष बातें हैं उनका जिक्र हम करते हैं। यही तो हम कह रहे हैं, बता दो तुम घुमाने कहाँ ले जाओगी, ये पहले बताओ हमें। आज हम घुमाने ले जाएंगे सिलवासा, गुजरात में है ये। और गुजरात में जो एक जगह है वलसाड़, वहाँ अगर आप जाते हैं तो वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है ये, और वहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं। बड़ी सुंदर जगह है, प्रकृति मतलब अपने भरपूर यौवन पर यहाँ पर रहती है, तो आप आनंद ले सकते हैं। तो भाई ज्यादा ना घुमाओ, पहले ये बता दो कि और क्या क्या आज हम बातें करेंगे। क्योंकि भाई अब ये तो हो गई पर्यटन की बात। अब बुआ जी देखिए, थोड़े ही दिन में गर्मी अपने बिल्कुल तीक्ष्ण रूप में हमारे सामने आ जाएगी। और कई बार क्या होता है, गर्मी से बचाव के हम उपाय तो करते हैं, लेकिन कभी कभी गर्मी एक ऐसे रौद्र रूप में हमारे सामने आ जाती है कि हम परेशान से हो जाते हैं। तो क्या ऐसा कोई दिन या कोई ऐसी परिस्थिति आपके साथ में घटित हुई हो कि जब गर्मी ने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया हो, तो वो आप अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। एक बात और भी तो है ना कि बेहाल किया हो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी हाल बना भी तो दिया हो ना। ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उसका मजा भी आपने लिया हो, तो वो भी आप बता दीजिए। ऐसा क्या है कि केवल परेशानी बताइए, कुछ थोड़ा आपने उसको एंजॉय किया हो वो भी बताइए हमें, है कि नहीं? क्योंकि हम बच्चे तो भाई बड़े खुश हो जाते थे जब लाइट जाती थी और बहुत गर्मी रहती थी, तो लगता था अब सब चीजों से छुट्टी, अब तो बस अंताक्षरी खेलेंगे या छत पर खेलेंगे। तो भाई वो भी दिन होता था, आनंद का विषय भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो भाई वो बताइएगा हमको। लेकिन जो मौसम विज्ञान दिवस है आज, उसकी सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। तो उसकी भी चर्चा होगी। और इसके अलावा आज शहीद दिवस है, तो हम उन सभी शहीदों को भी नमन करते हैं, उन क्रांतिकारियों को और उन लोगों को जिन्होंने आज़ादी का जो एक अभियान चला था उसमें अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की, उसे भी हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया और देश की आज़ादी को दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन सभी शहीदों को हमारा नमन है। और विशेष तौर से आज जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उनको हम याद कर रहे हैं, क्योंकि आज वे देश के सच्चे सपूत थे और उन्होंने देशभक्ति और देश प्रेम को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व दिया। और आज ही के दिन यानी कि 23 मार्च को उन तीनों ने हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और हंसते हंसते कर दिया। लेकिन वाकई जो क्रांतिकारी थे उन सबका जीवन इतना आसान नहीं था। बहुत सारे कष्ट उन्हें उठाने पड़े, भोगने पड़े, बहुत सारी उनको यातनाएं भी दी गई, और भी जो क्रांतिकारी थे। तो आज हम याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। हमारे सभी साथियों ने भी उन्हें बार बार सबने लिख कर भेजा है कि सभी शहीदों को हम नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज का दिन जो 1931 में जो शहीद हुए, ये 3 जो नाम तुमने लिया, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का दिन है। और उन वीर सपूतों के बलिदान को हम जो है ना भीगे मन से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये 3 जो शहीद हुए थे उनके सम्मान में ये दिवस मनाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो तमाम नाम अनाम जितने भी शहीद हुए हैं उन्हें भी नमन करने का दिन है, याद करने का दिन है। बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता ये लिख के भेजते हैं कि देश
का कोई भी क्रांतिकारी युवक, सैनिक या राज्यों के सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मी अपनी शहादत मुआवजे या अन्य कोई लाभों के लिए नहीं करता है, बल्कि यह तो एक देश प्रेम के प्रति समर्पण है जो उसकी मानसिकता को बदल देता है। शहीदों के बलिदान से ही देश को आज़ादी मिली है। उनका सम्मान करना हम सभी का दायित्व होना चाहिए और जहां जहां भी शहीदों के सम्मान जैसे समारोह में उनके परिजनों को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में अगली पंक्ति में पूरे परिवार को बिठाकर उचित सम्मान देना चाहिए। मैं आज देश के तमाम उन शहीदों और खासकर उनकी माताओं के आगे सिर झुकाते हैं जिन्होंने उनको जन्म दिया। जहां भी जिस राज्यों में शहीदों के परिवार जिस गांव में रहते हैं उस धरती को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और वो ही क्यों हम सभी करते हैं। बिल्कुल। और ऐसे ही बहुत सारे हमारे साथियों ने लिखा है। अच्छी बात यह है कि हमारे बहुत सारे साथियों ने यह भी लिखा है कि शहीदों को और शहीदों की माताओं को भी नमन करते हैं। वाकई ये बड़ी अच्छी बात है। साथ ही लिखते हैं कि शहीदों का दिवस देश को आज़ादी दिलाने के लिए अनगिनत गुमनाम शहीद हुए थे जिनका नाम कई वर्षों बाद जानकारी मिलती है। वैसे आज के दिन भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी का फांसी दी गई थी और विविध भारती परिवार और श्रोताओं की तरफ से सभी शहीदों को नमन करते हैं। आपके त्याग के कारण हम सभी देशवासियों को आज़ादी प्राप्त हुई है। और बुआ जी देखिए ना, कोई भी व्यक्ति जब कुछ करता है ना तो उसे नाम की बड़ी लालसा होती है, लेकिन ये जितने भी क्रांतिकारी और आज़ादी के मतवाले नौजवान जो हुए हैं उन्हें नाम की कोई परवाह नहीं थी। बस उन्हें यह था कि किसी भी तरह से हमारा देश आज़ाद हो, देश के लोग आज़ाद हो और हमारा देश गुलामी की जो बेड़ियां इसके पांव में पड़ी है उनको हटाया जाए। और उसके लिए उन्होंने ना परिवार की चिंता की और ना ही अपने प्राणों की चिंता की। भाई तुमने पहले ही कहा ना कि ये दीवाने थे, मतवाले थे। तो दीवाने मतवाले तो ऐसे ही होते हैं, कल की चिंता नहीं करते। उन्हें क्या मिलेगा इस बात की चिंता नहीं करते। जो वो करते हैं वो ठान लेते हैं और करते जाते हैं। तो इसी तरह हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। जी। रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा
मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती। तो भाई ऐसा जुनून तो था, और ऐसे ही हमारी एक साथी ने कुछ पंक्तियां लिखकर भेजी हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शत शत नमन हमारा है, जिनसे लड़कर दुश्मन का अहंकार भी बुरी तरह से हारा है। अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं किसी बेकसूर को मारा है, दुश्मन के खेमे में जाकर वीरों की तरह ललकारा है। हार गई अंग्रेजी हुकूमत, उनके स्वाभिमान से लड़ नहीं पाई। वीर तो वीर होते हैं, कहीं भी रहे, जेल में रहकर क्रांति की अलख जलाई। इन वीर शहीदों के चरणों में शत शत नमन हमारा है, आजादी के लिए जान दे दी, भारत देश प्राणों से प्यारा है। क्या बात है बुआ जी। और देखिए ऐसा उनका जज्बा था कि किसी भी बात की चिंता नहीं, कोई बात मन में नहीं, केवल एक ही लक्ष्य, एक ही ध्येय कि कैसे देश को आजादी मिले। उसके लिए चाहे कितनी ही यातनाएं सहनी पड़े, कितने ही दुख दर्द सहने पड़े, वो सब उन्होंने किया और देश को आजादी दिलवाई। तो एक बार फिर हम सभी की ओर से उन्हें विनम्र नमन। और आज विश्व मौसम विज्ञान दिवस है और हर साल 23 मार्च को ये दिन मनाया जाता है। इसकी स्थापना विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा 23 मार्च 1950 को की गई थी। और इस दिवस पर अनेक बैठकें, संगोष्ठियां और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें मौसम वैज्ञानिक आपस में अपने विचार और अनुभव साझा करते हैं। तो भाई दिवस मनाने का यही मतलब उद्देश्य है, कहना चाहिए ना, क्योंकि ये जो है मौसम विज्ञान, इसी में अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन जो है, मौसम विज्ञान है, उसका परिचालन है, जल विज्ञान, संबंधित भू विज्ञान और हमारे जो पृथ्वी है इसके वायुमंडल की परिस्थिति और उसका व्यवहार, उसकी प्रकृति कैसी है, क्या चलन है उसका, महासागरों के साथ इसके क्या संबंध है, कैसे प्रभावित होते हैं एक दूसरे से, और मौसम और जल संसाधनों के वितरण के बारे में ये सब जानकारी देता है मौसम, विश्व मौसम विज्ञान खास तौर से। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ये भी है कि मौसम विज्ञान और इसमें हो रहे परिवर्तन जो है वो उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, बताना, जैसे कि बाढ़, सूखा और भूकंप, ऐसे विषयों पर चर्चा होती है और इनके वैज्ञानिक पहलुओं की जानकारी भी दी जाती है। और इन जानकारियों का उपयोग नाविकों, समुद्री जहाजों और उन लोगों द्वारा भी किया जाता है जो कि सड़क एवं विमान यातायात का प्रबंधन संभालते हैं, है ना। तो भाई देखो, ऐसे भी हम सब जानते ही हैं कि ये जो विज्ञान है इसके ही माध्यम से तो किसानों को पता चलता है और हम सबको भी पता चलता है कि बारिश कितनी हुई या कितनी हो चुकी है, कितनी होने की संभावना है, हवा का रुख क्या है, आर्द्रता क्या है, तापमान सहित मौसम के जो अन्य पहलू हैं उसका तो हमें वर्तमान भी पता चलता है और पूर्वानुमान भी लगाते हैं, यानी कि भविष्यवाणी भी की जाती है। बिल्कुल। और इस पूर्व जानकारी के आधार पर फसलों की बुवाई, सिंचाई और कटाई सहित अन्य अहम कार्य किसान समय पर कर लेते हैं, जिससे कि किसान की फसलें उपजाऊ और अच्छी हो, यानी कि उन्हें नुकसान कम से कम हो। तो देखो कहीं ना कहीं लाभ तो है और कहीं ना कहीं क्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब हमें पता चल जाता है तो इससे क्या होता है कि कृषि हो, मत्स्य हो, परिवहन जैसी गतिविधियां हो, इन सब में मदद मिलती है। और बल्कि जैसे कि तूफान है, ओलावृष्टि है, चक्रवात है, इससे होने वाली क्षति को भी हम रोक तो नहीं पाते, लेकिन हाँ बहुत कम कर देते हैं, यानी न्यूनतम हो जाती है और बहुत हद तक मदद भी मिलती है। बिल्कुल, जब पता चल जाता है तो हम सचेत हो जाते हैं और उन उपायों को अपना लेते हैं जिससे कि उस नुकसान को कम किया जा सकता है। और हर वर्ष जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी दिवस जब हम मनाते हैं तो उसकी थीम रखी जाती है। तो इस वर्ष जो थीम है मौसम विज्ञान दिवस की, वो है पीढ़ियों के पार मौसम, जलवायु और जल का भविष्य। और अंग्रेजी में अगर इसे कहें तो द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन, यानी कि पीढ़ियों तक हमें जल की व्यवस्था करके रखनी है बुआ जी। हम सोचते हैं कि बस हम जब तक हैं तब तक जितना हो सके जल को का उपयोग कर लें, लेकिन ऐसा नहीं कर लें। हम तो दुरुपयोग भी बहुत करते हैं, दुरुपयोग कर हम लेते मान कर चलते हैं कि ये अथाह है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सच बात है कि पीढ़ियों आगे आने वाली बहुत सारी जो पीढ़ियां हैं, कई जनरेशन तक हमें इनकी व्यवस्था करनी चाहिए और हमें सोचना भी चाहिए। और आज अगर हम इन चीजों का हम ही उपयोग कर लेंगे तो हम हमारी जो आने वाली जनरेशन है, पीढ़ियां हैं, उनको क्या दे करके जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा पर्यावरण, अगर आज हम उसको नुकसान पहुंचाते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि इससे हमारी आने वाली पीढ़ियां भी बुरी तरह से प्रभावित होंगी। इसके लिए हम सभी को मिलकर के प्रयास करना है और इसे बचाने के बारे में सोचना जरूर है।
साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। राही जो हो अकेला, दो हो तो फिर जहाँ भी चाहे लगा लो मेला। दिल मिल गए तो फिर क्या, जंगल भी एक घर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। ये कह रही है, आ दिल से दिल मिला ले, उल्फत से आग लेकर दिल का दिया जला ले। सच्ची अगर लगन है, फिर किसका तुझको डर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। बुआ जी, मौसम की देखिए हम बात कर रहे हैं, गीत भी हमने मौसम का सुना, लेकिन मौसम में आजकल क्या चल रहा है, एक श्रोता ने बड़े रोचक तरीके से लिख करके ये बात भेजी है कि होली के बाद मौसम ने ऐसी करवट बदली है कि पिछले 15 दिनों में मिक्स फ्रूट आइसक्रीम की तरह सभी ऋतु का एक साथ एहसास करा दिया है। कहीं ठंड, कहीं गर्मी, कहीं तेज हवा, कहीं चमकती बिजली और गरज के साथ बारिश, कहीं ओले, अब बस करो भोले। हाँ, वाकई बड़ी मजेदार बात आपने लिखकर भेजी और ये सच है। अभी फिर बहुत सारी जगहों पर मौसम ने करवट बदली है, ठंडक हो गई है, तो भाई थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सुबह और शाम बहुत ज़्यादा ठंड है। अगर कहीं ऐसी जगह आप गए हैं जहां आपको लग रहा था कि ये तो मार्च खत्म हो रहा है तो गर्मी होगी और आप ऊनी कपड़ा नहीं लेकर गए हैं, तो कृपया आप वहां खरीद लें। ऐसा थोड़ा सा पैसे की बचत को छोड़ दें किनारे, और इस समय अपने सेहत का ख्याल करते हुए थोड़ा ध्यान दें, सावधानी बरतें। और जैसे दिन में बहुत तेज धूप हो जाती है तो ये ना सोचें कि शाम को इतनी ही गर्मी रहेगी, तो इन सब चीजों का ख्याल रखें। बारिश अगर हो रही है तो उसमें भीगे ना, बल्कि घर में रहें, क्योंकि जल्दी जल्दी मौसम बदल रहा है तो इसका हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है और बहुत जल्दी संक्रमण हो रहा है। तो ध्यान रखें, थोड़ी सी भी तबीयत खराब होती है तो चिकित्सक से मिल लें। और ऐसे मौसम में
जब ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, तब घूमने चले जाएं, है ना? हाँ, और जब घूमने जाए तब भी मौसम का पहले उसके बारे में पता कर लें कि हाँ। वहाँ का मौसम कैसा रहता है, कब घूमने लायक तो हम बता देंगे ना हाँ, कि सिलवासा अगर जाना है तो कब जाना है, क्या क्या घूमने वाली जगह है, क्योंकि भाई सिलवासा जो है वो पर्यटन, इतिहास, वास्तुकला, पशु अवलोकन और प्राकृतिक सुंदरता का एक अनूठा सा मिश्रण है। यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। तो ये दमन गंगा नदी के तट पर स्थित है, जो गुजरात राज्य की सीमा से लगा हुआ है, और ये जो है केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की प्रशासनिक राजधानी के रूप में काम करता है। बिल्कुल। और दादरा और नगर हवेली एक ऐसा स्थान है जो आगंतुकों को प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ रूप में देखने का मौका देता है। सिलवासा 1880 के दशक तक आदिवासी निवासियों के साथ एक शांतिपूर्ण छोटा समुद्र तटीय शहर था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इसमें बदलाव आते गए। बिल्कुल। और यहाँ पर अगर घूमने की बात करें तो बहुत सारे स्थान हैं, और ख़ास तौर से जो प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छा है, खोजकर्ताओं के लिए अच्छा है, इतिहास प्रेमियों को भी बहुत आकर्षित करता है ये क्षेत्र। और ये क्षेत्र जो है पुर्तगाली वास्तुकला और जनजातीय संस्कृति को देखने की भी शानदार जगह है। और सिलवासा का अर्थ ही होता है लकड़ी। हाँ, और वहाँ बहुतायत में, क्योंकि पेड़ ज़्यादा हैं और बांस के पेड़ भी वहाँ बहुत है, तो लकड़ी वहाँ बहुतायत में है, और शायद इसीलिए इसका नाम सिलवासा रखा गया हो। वैसे आपको बता दें कि सिलवासा अगर आप जाना चाहते हैं तो किस तरह से वहां पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो सिलवासा का निकटतम रेलवे स्टेशन वापी है, जहां से सिलवासा 16 किलोमीटर दूर है, और ये दूरी आप टैक्सी, टेम्पो या बस द्वारा तय कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और सड़क से जाना है तो आप बहुत सारी जगह से जा सकते हैं। गुजरात से भी जा सकते हैं, महाराष्ट्र से भी जा सकते हैं, कई शहरों से ये जुड़ा हुआ है, मुंबई से भी जुड़ा हुआ है, सूरत से भी जुड़ा हुआ है। और हवाई मार्ग से अगर आपको जाना है तो सिलवासा का निकटतम हवाई अड्डा जो है वो नासिक है, और सूरत भी है। यहाँ के भी एयरपोर्ट से आप जा सकते हैं। बिल्कुल। और कब जाएं ये भी बात महत्वपूर्ण है। बहुत जरूरी है भाई। तो यहाँ जाने के लिए वैसे तो सर्दियों का मौसम ज्यादा अनुकूल होता है, लेकिन गर्मी में भी जाया जा सकता है, क्योंकि समुद्र से निकटता के कारण तापमान मध्यम रहता है, बहुत ज्यादा तापमान नहीं होता है। और बारिश के बाद का जो मौसम होता है वो तो काफी ज्यादा सुहावना हो जाता है, क्योंकि पेड़ है वो हरे भरे हो जाते हैं पानी की वजह से, और तब वहाँ की सुंदरता बहुत ही अद्भुत होती है। अद्भुत होती है ना। देखो भाई, बारिश के बाद तो सभी जगह अच्छा लगता है। लगता है पेड़ पौधे सब धुल गए हैं, हमारे स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन अगर स्थान की बात करें कि वहाँ कौन कौन सी जगह है, तो वो देख लेते हैं। वसोना जो लायन सफारी पार्क है, यहाँ पर वो एशियाई शेरों को उनके प्राकृतिक वातावरण में देखने के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान के बाद जो है ये वसोना का नाम आता है, वसोना लायन सफारी पार्क। और ये सबसे बड़ी जगह है। ये पार्क करीब 25 एकड़ भूमि पर फैला है, और एशियाई शेरों की संख्या को बढ़ाने के उद्देश्य से इसे स्थापित किया गया है। और नेट स्क्रीन जाल से लैस वैन होती हैं, जो छोटी बसें जो चलती हैं, उसमें पर्यटकों को बैठा देते हैं और फिर ले जाते हैं। अब जाहिर है कि आप शेर के बाड़े में जो लगभग आप रहते हैं, और शेर जो है वो स्वच्छंद घूमते हैं, आप उनको देखिए, अच्छा लगता है। बिल्कुल, लेकिन अच्छा लगता है। हाँ, बड़ा रोमांचकारी होता है, लेकिन सावधानी जरूर रखें, किसी चीज से छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। और अब दूसरी जो जगह है वो है दुधनी लेक। दुधनी पहले एक गुप्त पिकनिक स्थान था के रूप में था, लेकिन बाद में दमन गंगा पर मधुबन बांध बनने के बाद स्थितियां बदल गई, और अब ये सिलवासा के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक बन गया है। सिलवासा से दुधनी लेक की जो दूरी है लगभग 40 किलोमीटर की, वो जो यात्रा होती है बड़ी रमणीय होती है, रोमांचक मोड़ से भरी हुई होती है। और झील में आप बोट स्कीइंग और स्पीड बोटिंग जैसी जल क्रीड़ा गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, और ये एक बड़ा ही शानदार गंतव्य स्थान है जहां आप जा सकते हैं। अब यहाँ पर खानवेल एक जगह है। यदि आपको कुछ समय के लिए ठहराव की आवश्यकता महसूस हो तो खानवेल एक अच्छा स्थान है। बहुत आकर्षक है, प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है, और जैसे लगता है कि समय बिल्कुल ठहर गया यहाँ पर। तो ऐसी ठहराव की स्थिति अगर आपको लगती है कि मन में रहनी चाहिए, या हमें ऐसा एक विराम लेना चाहिए, तो आप यहाँ पहुंच जाइए। ये क्योंकि हमें यहाँ सपनों की दुनिया में ले जाता है। यहाँ पर क्रिस्टल ब्लू जो है सकरतोड़ नदी बहती है, और वन्य जीव भी बहुत सारे हैं यहाँ पर। बहती नदी की कलकल ध्वनि आपको बहुत सुकून देती है। इसके संग संग फिर वन्य जीवों की भी आवाजें आती हैं, फिर कोमल समुद्री हवा है, और हमारी इंद्रियों को तरोताजा कर देती है, और एक तरह से कह सकते हैं ना कि फिर आप चिंता मुक्त हो जाते हैं। हाँ, और ठहराव की आवश्यकता की आपने बात की बुआ जी, तो यहाँ हम भी थोड़ा ठहरेंगे, एक गीत सुनेंगे, और उसके बाद क्या होगा वो हम आपको बाद में बताएंगे। और भी जगह घूमने चलेंगे जी।
हमारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए हमदम। उधर दिल है इधर जान है, अजब मुश्किल का सामा है। उधर दिल है इधर जान है, अजब मुश्किल का सामा है। लबों पर मुस्कुराहट है, मगर सांसों में तूफान है, मगर सांसों में तूफान है। ये मैं जानूं या तुम जानो, इशारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए हमदम। सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल। लव इन टोक्यो फिल्म का ये गीत हमने सुना बुआ जी, और अब कार्यक्रम में ठहराव की जरूरत है और एक अंतराल के बाद हम उपस्थित होते हैं। अंतराल के बाद हम उपस्थित हो चुके हैं और बुआ जी हम सिलवासा की सैर कर रहे थे। अभी और कुछ जगह भी घूमना बाकी है ना? बिल्कुल। तो अब चलते हैं वन गंगा झील की तरफ। और शहर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर सिलवासा वापी मार्ग पर स्थित वन गंगा लेक गार्डन बहुत ही आकर्षक है। और हम आपको बता दें कि यहाँ 40 से ज्यादा हिट फिल्मों के गाने फिल्माए गए हैं, यानी मतलब कितनी खूबसूरत जगह है ना? हाँ। और इस पार्क में विशाल पेड़ और जीवंत फूल आपका स्वागत करते हैं। साथ ही वनगंगा लेक को आप नाव से अच्छी तरह से घूम सकते हैं और इस दौरान कछुए और बतख भी आपके आसपास ही होंगे, यानी कि वो उस झील के अंदर तैरते रहते हैं जब दिखाई देते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। अब देखो कि यहाँ पे जनजातीय संग्रहालय भी है। ये क्षेत्र मुख्य रूप से स्वदेशी जनजातियों द्वारा बसा हुआ है और ये संग्रहालय जो है हमें सबको जो घूमने जाते हैं उनके जीवन और संस्कृति के बारे में एक अंतर्दृष्टि देता है। तो देखकर अच्छा लगता है। संग्रहालय में जनजातीय लोगों के आभूषण, संगीत, वाद्य यंत्र और मछली पकड़ने के जो उनके उपकरण होता है, वो कृषि और घरेलू सामान और भी बहुत सारी वस्तुएं जो वो इस्तेमाल में लाते हैं उन्हें हम देख सकते हैं। फिर जनजातीय जीवन शैली को दर्शाया जाता है। यहाँ आदिवासियों की जो है ना समृद्ध संस्कृतियों की झलक हम देख सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, यानी किस तरह से वो रहते थे, क्या काम करते थे और कैसे उपकरणों का उपयोग करते थे, ये सब देख सकते हैं। इसके बाद एक और जगह है देखने लायक, वो है चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ पीटी। पुर्तगालियों ने 1897 में इस चर्च का निर्माण करवाया था। ये पुर्तगाली वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ रंगीन कांच की खिड़कियां बहुत आकर्षक है और जब प्रकाश इन रंगीन खिड़कियों से गिरजाघर में प्रवेश करता है तो ये जो नज़ारा होता है ये बहुत ही अद्भुत बन जाता है। यहाँ लकड़ी का काम भी पुर्तगाली वास्तुकारों की हमें याद दिलाता है। और हिरवा वन गार्डन जो है वो एक प्राकृतिक आश्रय स्थल है और यहाँ पर पौधों की हजारों प्रजातियां जो हैं वो दिखाई देती हैं। उसमें एक अद्वितीय समरूपता है और व्यवस्था में देखा जा सकता है।
बड़े खूबसूरत तरीके से उन्हें सजाया गया है। बगीचे में झरने भी हैं जो हम सबको बहुत आकर्षित करते हैं। फिर जाहिर है कि बच्चों के खेलने के लिए जगह है, बैठने के लिए जगह बनाई गई है। तो यहाँ कह सकते हैं ना कि प्रकृति की असली सुंदरता आप देख सकते हैं और बैठकर उसके मजे ले सकते हैं। बिल्कुल। और इसके बाद दमन गंगा रिवर फ्रंट, ये भी एक देखने लायक जगह है। दमन गंगा नदी के तट पर ये एक सुविधाजनक मनोरंजक जगह है। शाम के समय यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कि संगीत, नृत्य, खेल और अन्य रोचक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए यहाँ प्रोत्साहित किया जाता है उन गतिविधियों के द्वारा, और फिटनेस कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाते हैं। वैसे बुआ जी, अगर फिटनेस है, अगर स्वस्थ है, तो इन सब चीजों का आनंद है, वरना नहीं है। लेकिन एक प्रेरणा तो मिलती है कि इन सब जगहों पर जब हम घूमने जाते हैं और ऐसी जगह हम देखते हैं और लोगों को करते हुए देखते हैं, तो अगर हम नहीं भी फिट है तो हम सोच तो सकते हैं ना कि भाई हम भी फिट रह सकते हैं और इनका उपयोग हमें करना चाहिए। कुछ इसी तरह से जब आप मन की शांति के लिए मंदिर की तलाश करते हैं तो यहाँ पर आपको स्वामी नारायण मंदिर मिलता है, और ये दमन गंगा नदी के तट पर स्थित है और अपनी खूबसूरती और कलाकृति और शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है। मंदिर में हरे भरे लॉन हैं ढेर सारे, और इनकी अलौकिक सुंदरता आप देख सकते हैं। और इसमें कलात्मक रूप से इसको सजाया गया गुंबद है और दीवारों पर बहुत सुंदर नक्काशी की गई है। अब जाहिर है कि जब लॉन होता है, हरियाली रहती है, तो किसी भी वस्तु की खूबसूरती और बढ़ जाती है। देखिए बुआ जी, तट पर नदी है, नदी के तट पर है, उसके बाद सुंदर लॉन है, और उसके बाद सुंदर नक्काशी किए हुए ये जो मंदिर और जो चीजें हैं, तो ये सब कुल मिलाकर एक खूबसूरत समा बन जाता है, बड़ा सुंदर देखने लायक। अब बात खरीदारी की करते हैं। जब हम कहीं जाते हैं तो ये भी एक हमारा एक बहुत पसंदीदा विषय होता है कि वहाँ की क्या चीजें हैं जिनको हम खरीद सकते हैं और अपने घर ले जाएं, ताकि हमारे यादों में वो चीज बसी रहे कि ये हमने वहां से खरीदी। तो यहाँ आप खरीदारी का आनंद ले सकते हैं। मुख्य जो चीजें यहाँ बांस शिल्प है, क्योंकि वहाँ बांस बहुत ज्यादा होता है। ताड़ के पत्ते की चटाई वहाँ बनती है। वारली पेंटिंग और वुडन वर्क से बनी हुई चीजें आप खरीद सकते हैं। वारली पेंटिंग तो वहाँ की खासियत है। और जब हम वहाँ जाते हैं ना बुआ जी, तो वहाँ जो भी दीवार खाली है या जो भी चीज है जो केवल एक दीवार के रूप में है या खाली जगह, जहाँ भी, सब जगह पर आपको केवल और केवल वारली पेंटिंग दिखाई देगी। और कहीं कहीं तो ये इतनी सुंदरता से बनाई गई है कि देखते ही मन ऐसा लगता है कि अरे वाह, ऐसी अगर कोई चीज हमें मिल जाए तो हम उसे अपने घर ले जाएं। बिल्कुल सही बात है। और ये जो हमारी लोक कला है वो सब जगह दिखाई देती है, अच्छा लगता है। अब जब घूम लिया, खरीद लिया सब चीज़ें, तो खान पान की भी बात कर लें। यहाँ पर सभी खाना सब तरीके का मिलता है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। जंगली मशरूम और बांस के अंकुर का उपयोग यहाँ लोकप्रिय है। और चावल के आटे से बने व्यंजन मिलते हैं। रागी और ज्वार की रोटी का आनंद यहाँ लिया जा सकता है। इसके साथ साथ हर पर्यटक स्थल की जगह जैसे होती है, पर्यटन की जो भी जगह होती है, वहाँ पे कॉन्टिनेंटल खाने भी मिलते हैं। तो यहाँ पर भी आपको पंजाबी, गुजराती, मुगलई और तरह तरह के व्यंजन मिल सकते हैं और आप उसका आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल। अगर स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेना चाहे तो रागी और ज्वार की रोटी खाइए, और वरना दूसरी तरह के व्यंजन तो मिलते ही हैं। और अब संगीत का आनंद भी ले लिया जाए। बिल्कुल। दिल से दिल की डोर बांधे, चोरी चोरी जाने हम तुम हम संग संग चले, आज कहाँ आज कहाँ। दिल से दिल की डोर बांधे, चोरी चोरी जाने हम संग संग चले, आज कहाँ आज कहाँ। कदम मिलाकर चले उधर, लेके चले ये प्यार जिधर। प्यार की राही तू ही बता, खत्म कहाँ होगा ये सफर। कदम मिलाकर चले उधर, लेके चले ये प्यार जिधर। प्यार की राही तू ही बता, खत्म कहाँ होगा ये सफर। जहाँ पे गाए दिल की सरगम, झूम झूम कोई हम तुम हम संग संग चले, आज वहाँ आज वहाँ। दिल से दिल की डोर बांधे, चोरी चोरी जाने हम हम संग संग चले, आज कहाँ आज कहाँ।
नहीं, खबर ये दिल को मगर नहीं। हटा वो पर्दा, प्यार जागा, चलो बसा ले हम हम संग संग एक नया जहां, नया जहां। दिल से दिल की डोर बांधे, चोरी चोरी जाने हम हम संग संग चले आज कहाँ, आज कहाँ। गली थी पहले फूल हुई, कहो ये किसकी भूल हुई। चमन रहे ये खिला खिला, दिल हो दिल से मिला मिला। गली थी पहले फूल हुई, कहो ये किसकी भूल हुई। चमन रहे ये खिला खिला, दिल हो दिल से मिला मिला। मिली है मंजिल जिंदगी को, दिल ये पूछे हम हम संग संग अब चले कहाँ, चले कहाँ। दिल से दिल की डोर बांधे, चोरी चोरी जाने हम हम संग संग चले आज कहाँ, आज। बुआ जी, छाया फिल्म का ये गाना हमने सुना और हम तो यही कहेंगे भी सबके जीवन में सुख की छाया बनी रहे और अब आने वाली जो गर्मी है इसमें भी आपको छाया राहत देती रहे, यही हमारी कामना है। बिल्कुल कामना है, लेकिन अब अभी छाया कैसे मिलेगी? अब जब पेड़ लगाएंगे तब अगले साल या 5 साल बाद मिलेगा। हाँ। लेकिन फिलहाल कुछ समय तो कैसे कैसे गुजारा लोगों ने वो कुछ हमें बताया है। हाँ। कुछ और बताएंगे अभी, और कुछ कुछ चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए। हाँ। उस पर भी हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल। और जैसा कि हमने श्रोताओं से पूछा था भाई गर्मी ने आपको कब किस तरह से बेहाल किया, इस बारे में अपने अनुभव बताए, तो कई लोगों ने लिख करके अपने अपने मन की बातें भेजी है। तो इसमें एक श्रोता लिखते हैं कि 1990 से पहले गर्मियों में सभी देशवासियों के पास ज्यादातर छतों पर वो सोते थे, शाम का समय होता था, पानी छिड़क कर रात को सोते थे और साथ होता था रेडियो कार्यक्रम को, मतलब रेडियो कार्यक्रम के गीतों का आनंद लेते हुए सो जाते थे। तो आपने तो हमें वो दिन याद दिला दिए बुआ जी, और बस वही दिन याद कर रहे हैं। यानी कि सभी श्रोता जो हैं वो यादों में चले गए। हाँ। हमारे कुछ साथियों ने अलग अलग ढंग से अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कविता लिखकर भेजी है, ये स्थानीय बोली में है बल्कि कहना चाहिए। गर्मी करलत बेहाल। इन्होंने लिखा है, कोशिश हम करते हैं, देखो भाई कितना सही है कितना गलत होगा बताइएगा, माफ करिएगा, पहले ही कह देते क्योंकि इन्होंने लिखा है, बहती है सरसर पूर्वा बयरिया, धधकी है आग चले तू लू के लहरिया, धधकी है आग चले लू के लहरिया, घर से कहीं निकलल मुहाल हो गयल, भाई हो गर्मी से जियरा बेहाल हो गयल। उगलित है आग ई जेठ के महीना, चुअती है माथा से तरतर पसीना, कृपा ऐसन करित है रउआ के रानी, कि अमृत से बढ़िया लगित है पानी, देह पर के कपड़ा जी के जंजाल हो गयल, भाई हो गर्मी से जियरा बेहाल हो गयल। हाँ। सुस्ताए खातिर पेड़ तर मेला लागल हो, सुस्ताए खातिर पेड़ तर मेला लगल हो, ठसे ठसे सतु आउ लस्सी के ठेला लगल हो, जैसे जैसे सूरज कपार पर चढ़ित है, जैसे जैसे सूरज कपार पर चढ़ित है, बार बार नहाए के मन खूबे करित है, गड़बड़ सब नस नस के सुरताल हो गयल, भाई हो गर्मी से जियरा बेहाल हो गयल। तो बात बिल्कुल सही है कि नस नस के जो सुरताल हैं वो गड़बड़ तो हो जाते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और हालांकि भाषा अलग थी, लेकिन इनका भाव जो है वो हमें समझ में आ गया कि किस तरह से छाया बड़ी अच्छी लगती है और लस्सी बड़ी अच्छी लगती है, पेड़ की छांव अच्छी लगती है और सिर से पसीना टपकता है, ये सारी बातें हमारी समझ में। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि जून का महीना पसीना ही पसीना, पर अब जून तो बहुत दूर की बात है, मार्च का महीना में भी पसीना ही पसीना है। सीनियर सिटीजन के पड़ाव पर आ गई हूं, पर कोई भी ऐसा समय याद नहीं है बेहद गर्मी ने हमें बेहाल किया हो। लाइट बिजली जाने पर भी बड़े आराम से हम आंगन में छत पर मसहरी लगाकर सो जाया करते थे और मुझे जहां तक याद है सभी को चादर ओढ़ने की जरूरत पड़ती थी। पर विगत वर्षों से गर्मी ने कहर बरपाया है, अब तो एसी भी गर्मी में हाथ जोड़कर पनाह मांग लेते हैं, कहते हैं कि मुझे बख्श दो। ये बात बिल्कुल सही इन्होंने कहा है कि एक जमाना था कि आप जब खूब ठंडा कर देते थे जमीन को पानी छिड़क के, उसके बाद जब सोते थे तो सवेरी पहर, मतलब जब सवेरा होती थी 3-4 बजे के बाद
चादर ओढ़ना ही पड़ता था। हाँ। इतनी ठंड रहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं आसपास के जो एसी चलते हैं उनकी वजह से बहुत गर्म हो जाता है, तो पूरा वातावरण में जो बहुत गर्मी है उसकी दिक्कत तो है ना। और हालांकि हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि गर्मियों की याद दिला दी, जब हम कक्षा 7-8 में पढ़ते थे, जिस घर में हम रहते थे उस घर में बिजली ही नहीं थी, लाइट थी नहीं, गर्मी के दिन हम बहुत मुश्किल होती थी हमें, लेकिन उस घर में एक पेड़ था, उस पेड़ की छाया और हवा दोनों हमें गर्मी से निजात दिलाती थी। यानी पहले हम इन प्राकृतिक साधनों पर ही आश्रित होते थे और ये हमें बहुत सुरक्षा और सुकून भी देते थे। अब फिर से इनकी जरूरत पड़ रही है, लेकिन हम सब चाहते हैं कि बस एसी लगा करके सो जाए बिल्कुल, लेकिन उसके कुछ जो दुष्परिणाम है वो भी अब सामने आ ही रहे हैं। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि गर्मी तो परेशान करती ही है, पर इंतजार भी करते हैं क्योंकि ये मौसम आम और कलिंगर यानी तरबूज और खरबूजा, इमली का होता है, पत्थर मारकर तोड़ना, नदियों के किनारे पर जाना, रात में लाइन से सबकी खाट लगाना, खाट लगाना, हाँ, सोने की खाट लगाने के लिए, हाँ, याद आती है। तो भाई आप याद करिए, छत पर सोइए। फिलहाल हमें गीत सुनाते हैं आपको जी। कोई आया धड़कन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है, धीरे से पलकों की ये गिरती उठती चिलमन कहती है, धीरे से पलकों की ये गिरती उठती चिलमन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है। बुआ जी अब गर्मी भी कह रही है कि मैं आ रही हूँ। सावधानी की जरूरत है। और एक श्रोता हमारे ये लिखते हैं कि गर्मी तो हर वर्ष सताती है और साल दर साल इसकी तीव्रता बढ़ती ही जा रही है। गर्मियों में हॉस्टल की याद आ जाती है, तब कई बार परीक्षाएं मई तक खिंच जाती थी। भयंकर वाली गर्मी, ऊपर से उमस और बिजली बंद, बड़े ही कठिन दिन होते थे, परंतु पढ़ाई तो करनी ही पड़ती थी, फिर घर जाने की खुशी भी होती थी। तो भाई सबके अपने अपने अनुभव हैं। यही हमारे साथी कहते हैं, एक दिन हो तो बताऊं भाई। हाँ। पूरा गर्मी का मौसम, हाथ का पंखा झलते रहते थे। बहुत साल पहले जब हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहते थे,
बिजली के सुबह शाम के रेगुलर कट तो होते ही थे, इसके अलावा जो फॉल्ट हो जाए तो वो अलग से। उत्तर भारत की गर्मी तौबा, पसीने से पीठ और अन्य हिस्सों पर घमौरियां भी हो जाती थी। बैंक से शाम को घर आने पर यदि बिजली नहीं होती थी तो बिजली विभाग पर बहुत गुस्सा आता था। अब मध्य प्रदेश में इतनी गर्मी नहीं है जैसी उत्तर भारत में होती है, तो हमारा बिना पंखे के भी काम चल जाता है। क्या बात और है? सही बात है बुआ जी। और एक श्रोता ने तो एक कविता के रूप में गर्मी के बारे में बहुत कुछ लिखा है, तो चलिए बताते हैं। नाराज हो गए ये तो सूरज भगवान से। हाँ, ओ सूरज भगवान क्यों करते परेशान, इतने गर्म क्यों होते हैं कि निकले सबकी जान, क्यों तरस न हम पर करते, हम पल पल गर्मी में मरते, गलियां सूनी पड़ जाती जब तुम हो शिखर पर चढ़ते, राहत कैसे हम पाएं, कुछ दे दो हमको ज्ञान, ओ सूरज भगवान क्यों करते परेशान, इतने गर्म क्यों होते हो कि निकले सबकी जान, जो बिजली चली जाती पल में गीले हो जाते, फिर काम न होता कोई, सब लोग ढीले हो जाते। और कभी गलती से जो मौसम बदले, कभी गलती से जो मौसम बदले, पाकर बारिश का पानी फिर सब छैल छबीले होते, पर जब रूप दिखाते अपना दुविधा में पड़ता सारा जहान, ओ सूरज भगवान क्यों करते परेशान, इतने गर्म क्यों होते कि निकले सबकी जान। है वाकई बड़ी मजेदार सी बात। और बुआ जी देखिए, अब चूंकि हम बात कर रहे हैं कि अब गर्मियां आने वाली, तो इसमें कुछ सावधानियां भी अगर हम रखें तो गर्मियों के दिन बड़े आसानी से कट सकते हैं। लेकिन एक हमारे साथी ने जो कहावत के बारे में लिखा है, वैसे तो चैत का महीना चल रहा है लेकिन उन्होंने बैसाख की बात कही है। हमारे घर में एक कहावत बोला जाता है कि बैसाख में इतनी ठंड पड़ी कि बाबा को बछिया बेचकर रजाई बनवाने पड़ी। तो कहावत, मुहावरे या लोकोक्तियां ऐसे नहीं होती, निश्चित बैसाख में भी कभी गर्मी पड़ती होगी। हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए बनी होगी। जी। हाँ, ऐसा हो सकता है। और देखिए, जब अब गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि बाहर जाते वक्त कुछ सावधानियां आप जरूर रखें कि अपने शरीर को पूरी तरह से ढक करके रखें। जैसे अगर आपको चश्मा पहनना पड़े, हेड पहनना पड़े, और पूरी आस्तीन के सूती कपड़े पहने, ढीले ढाले कपड़े हों, ताकि आपको जो सूरज की जो किरणें हैं उससे आपका बचाव हो सके। इसके अलावा जब भी आप बाहर जाएं तो खूब सारा पानी पी करके जाएं, यानी कि हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। आपके शरीर में पूरी तरह से पानी का होना जरूरी है। जब हम बाहर जाते हैं तो सूर्य की किरणों की वजह से पानी की कमी हो सकती है शरीर में। बहुत घातक समस्या है, यानी कि ये जानलेवा भी हो जाती है। ये मत समझिए कि ये बहुत छोटी सी चीज है। हाँ। बड़ी बड़ी बीमारियों से उतने लोगों की जान नहीं जाती जितना कि ये डिहाइड्रेशन से चली जाती है। चाहे वो पतली दस्त होने के कारण हो या आप सीधे सीधे धूप में निकलने की वजह से हो और आप पानी का ध्यान न रखें तो। एक आध लोगों को तो बिल्कुल सच में उनकी जान ऐसे जाते देखा है कि वो घर से निकले अचानक से ठंडे में से और बाहर धूप में सीधे निकल गए बिना कुछ सर पर रखे, और बस 15 मिनट के बाद वो सीधे गिरे सड़क पर और खत्म। तो इस तरीके की स्थिति होती है। तो सर पर कुछ मोटा तौलिया रखें, और चश्मा जैसे तुमने कहा, तो ये ना सोचे कि ये फैशन की निशानी है या कुछ और है, उसको इस्तेमाल जरूर करें। बिल्कुल, यानी गर्मी को आप हल्के में ना लें। ऐसा ना सोचे कि ठीक है एक दूसरे मौसम की तरह ये बर्दाश्त कर लेंगे। हाँ, बर्दाश्त कर लेंगे। अपने आप को इतना भी मजबूत ना समझे, यानी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जब आप घर से बाहर जाएं तो खा पी करके निकले, भूखे पेट ना निकले, उससे गर्मी बहुत जल्दी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और अगर ऐसा हो जाए कि आपको लगे कि कुछ उल्टी दस्त जैसा हो रहा है, या आंखों में जलन हो रही है, गला सूख रहा है, नाक सूख रही है, तो तुरंत सावधानी बरतें, चिकित्सक से भी मिल लें। चिकित्सक से भी मिले, और उससे पहले आप पानी ज्यादा पिए। और इसके अलावा ORS का घोल आप घर में ही बना सकते हैं। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा शक्कर मिला लें, अगर नींबू अगर है तो 1-2 बूंद नींबू की भी मिला लें, और इस तरह एक घोल तैयार करके आप सबसे पहले उसे पी लें, और उसके बाद जरूरत आपको महसूस हो तो आप जरूर डॉक्टर के पास जाएं, उनसे मिलें। और इसके साथ साथ ये जो कच्चे आम आते हैं उनकी जो गेरियां होती हैं, उन्हें उबाल कर उसको तलवे में, हथेली में और अपने सर के माथे पर जो है मस्तक पे जहाँ टीका लगाया जाता है वहां उसको लगा लें। तो ये चीजें बस प्राथमिक चिकित्सा है, चिकित्सक से लेकिन जरूर मिलें तुरंत। और गर्मी के दिनों में बहुत सारे ऐसे फल आते हैं जिनमें बहुत सारा रस होता है, जैसे कि तरबूज है, खरबूज है, संतरे, मौसम्बी, ऐसे बहुत सारे फल आते हैं। नींबू रेगुलर खाते रहे, उसके लिए बीमार होने का इंतजार ना करें भाई। बिल्कुल नहीं, यही मैं कहना चाह रही थी कि इन्हें आप रोजमर्रा के जीवन में आप इन्हें खाना ठोस आहार जो है वो थोड़ा कम खाएं, और ये जो लिक्विड डाइट है इसको आप थोड़ा गर्मी के दिनों में बढ़ा दें। तो बिल्कुल जैसे कि हम कार्यक्रम में गीत सुनाते हैं। हाँ, है ना। देख हमें आवाज न देना, देख हमें आवाज देना, ओ बेदर्द ज़माने, ओ बेदर्द ज़माने। आज चले हम
हम छोड़ के तुझको दुनिया नई बसाने, ओ बेदर्द जमाने। चमका शाम का पहला तारा, चमका शाम का पहला तारा, सबसे पहले उसने देखा प्यार हमारा, सबसे पहले उसने देखा प्यार हमारा। आने वाली रात सुनेगी, आने वाली रात सुनेगी तेरे मेरे तराने, ओ बेदर्द जमाने। फिर हमें आवाज न देना, ओ बेदर्द जमाने, ओ बेदर्द जमाने। समझाए, दूर कहीं एक पंछी गाए, ये समझाए प्यार में हो जाते हैं अपने दर्द पर आए, प्यार में हो जाते हैं अपने दर्द पर आए। दिल की धड़कन क्या होती है, दिल की धड़कन क्या होती है, प्यार करे तो जाने, ओ बेदर्द जमाने। हमें आवाज न देना, ओ बेदर्द जमाने, ओ बेदर्द जमाने। आज चले हम छोड़ के तुझको दुनिया नहीं पता। बुआ जी, अमरदीप फिल्म का ये गाना हमने सुन लिया। और एक हमें आवाज न देना, लेकिन जब आपकी तबीयत खराब हो तो जरूर अपने लोगों को आवाज देकर बुलाइए और कहिए कि मुझे तकलीफ है। जी हाँ, बिल्कुल आवाज दें और एक दूसरे का ख्याल रखें। वैसे हमारे एक साथी ने लिखा है कार्यक्रम सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक शिकायत इन्होंने की है कि जब ऐसे शहीद दिवस आता है या कुछ ऐसा अवसर होता है 15 अगस्त 26 जनवरी, तभी आप देशभक्ति के गीत सुनाते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, खास अवसर पर भी सुनाते हैं। और वैसे प्रतिदिन के कार्यक्रमों की बात करें तो जयमाला कार्यक्रम हमारा शुरू ही होता है देशभक्ति के गीतों से। ऐसे ही हम भारत की गूंज में भी सुनवाते हैं, और सुबह जब वंदनवार कार्यक्रम आता है तो उसका अंत भी हम मातृवंदना से करते हैं, देशभक्ति गीत से करते हैं। तो इस तरह से हर अवसर, हर समय पर और प्रतिदिन के कार्यक्रमों में भी हम ये सुनवाते हैं। और अगर आपकी इच्छा है तो आगे भी हम इस बात का ख्याल रखते हुए और भी सुनवाएंगे। दूसरा हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम आपसे गुजारिश भी ये करेंगे कि सुबह से रात तक कार्यक्रम भी सुने आप। बिल्कुल। और अब आज का जो सखी सहेली कार्यक्रम है उसका समापन करते हैं। इजाजत दीजिए आप सभी को मंजू द्विवेदी और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।